चलो अब होगी स्टार्ट तो हमारी वीडियो को। बस अब बस ठीक है, दो कॉन्सेप्ट। एक कॉन्सेप्ट पहले कॉन्सेप्ट करवाऊंगा पूरा, उसके ऊपर एमसीक्यू करवाऊंगा। अगर उसके एमसीक्यू के तुमने आंसर दे दिए ना, फिर मैं अपना थोड़ा सा वे चेंज करता हूँ तुम्हें बढ़ाने का। पहले तुम क्वेश्चन करते आ रहे हो ना कि बिल्कुल 1 महीने से तुमने क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर उसके बाद कॉन्सेप्ट को समझे। अब थोड़ा सा वे चेंज करते हैं, अब तुम्हें थोड़ा सा समझाते हैं पहले, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर दोगे। ठीक है, पहले कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा पूरा, उसके बाद तुम मेरे को आंसर देना। अगर दे पा रहे हो ना तो समझ लो कि कहीं ना कहीं तुम सीख रहे हो चीजें। तुम में से साइंस किस किसने पढ़ी है पहले? है ना, 10 तक पढ़ी है ना। अब जिसने नहीं भी पढ़ी है ना, अब उसको भी समझ आने वाली है। बस 1 सेकंड रुक जाओ। ट्रांसपोर्टेशन पढ़ने वाले हैं प्लांट्स में, कि प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन तुमने देखी होगी। देखो, इन ह्यूमन बॉडी तुम्हें पता है ब्लड सर्कुलेट करता है, एंड ब्लड ही एक ऐसी तुम्हारा एक कनेक्टिव टिश्यू है जो पूरी बॉडी में एनर्जी लेके जाता है, प्रोवाइड कर रहा है। अगर तुम्हारी बॉडी में कार्बोहाइड्रेट्स या एनर्जी तुम्हारा ग्लूकोज इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज तो जा रही है ना, वो कौन कैरी करके लेके जा रहा है? ब्लड। ऐसे देखा जाए तो प्लांट्स में भी वैसा ही होता होगा। कुछ ना कुछ चीजें प्लांट्स में भी रहती होंगी जो क्या करती होंगी, प्लांट्स में जो एनर्जी है वो ट्रांसपोर्ट करती होगी। प्लांट्स में जो ट्रांसपोर्टेशन देखी जाएगी वो या तो फूड का होगा या तो फिर वाटर का होगा। तो यही दो चीजें तुम्हें पता करनी है कि ये होता कैसे है प्लांट्स में, और पूरा बेसिक से लेके एडवांस लेवल तक समझने वाले हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स। फिर उसके बाद एमसीक्यूज के आंसर देने तुमने, और पहला एमसीक्यू आपसे पूछा जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आओ। पहले बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स की, तो यहाँ पे समझते जाना। देखो, लाइक ह्यूमंस, ट्रांसपोर्टेशन प्लांट्स में भी देखी जाती है, और ट्रांसपोर्टेशन हमेशा प्लांट्स में होगी किसकी? वाटर एंड मिनरल्स की एंड फूड की। तो मैं पहले थोड़ा सा समझाता हूँ, सुनना। फूड जो तुम्हें, अगर एक चीज फूड की बात करूँ ना, तो प्लांट्स में सबसे पहले समझना फूड का कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक चीज ये याद रखना कि प्लांट जो है ये एक ऑटोट्रॉपिक, ये ऑटोट्रॉप्स बोलो या ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन शो करते हैं। मतलब प्लांट्स हमेशा अपना खाना बनाते हैं खुद, प्लांट से खाना खुद बनाया। और एक चीज ये भी याद रखना, प्लांट जो अपना खाना बनाते हैं ना, फूड जो बनाते हैं, ये हमेशा सिंपल चीजों से लेके बनाते हैं। मतलब सिंपल फॉर्म को वो कन्वर्ट करते हैं किस फॉर्म में? कॉम्प्लेक्स फॉर्म में। मतलब अगर प्लांट कार्बन डाइऑक्साइड ले रहे, प्लांट सनलाइट ले रहे, वाटर ले रहे, तो वो सिंपल चीजें ले रहे हैं, और सिंपल चीजें लेके वो अपना खाना बना रहे हैं, जिस प्रोसेस को बोलते हो फोटोसिंथेसिस। और उसी प्रोसेस से वो क्या करता है, अपना खाना बनाता है कॉम्प्लेक्स फॉर्म में, और जिसको तुम बोलते हो क्या? स्टार्च। तो इतनी एक चीज ये याद रखना कि प्लांट्स हमेशा सिंपल से कॉम्प्लेक्स चीजें बनाते हैं, और हम ह्यूमन क्या करते हैं? हम कॉम्प्लेक्स खाते हैं। हम रोटी खा रहे हैं ना, तो कॉम्प्लेक्स है, उसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, उसमें हर एक जो तुम्हारा कंटेंट है वो अलग अलग है। तो हम कॉम्प्लेक्स खाना खाते हैं, उसको एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, जिसको तुम बोलते हो ग्लूकोज, C6H12O6, जिसको हम किस में कन्वर्ट करते हैं? ग्लूकोज में। और यही ग्लूकोज हमारी पूरी बॉडी में एज एनर्जी फ्लो करता है। मतलब हम करते हैं कॉम्प्लेक्स को सिंपल में कन्वर्ट, और प्लांट करते हैं सिंपल को कॉम्प्लेक्स में। ये तो आ गया फूड। तो यही चीज देखी जाती है, फूड हमारे अंदर तो फूड ट्रांसपोर्ट कर रहा है थ्रू ब्लड। इट इज अ कनेक्टिव टिश्यू जो पूरी बॉडी को कनेक्ट कर रहा है। यहां तक तो समझ आता है, बट प्लांट्स में ऐसा क्या होता है? सुनो, प्लांट्स में हमेशा रहते हैं 2 टिश्यू। कितने टिश्यू रहते हैं? 2 टिश्यू रहते हैं, जो क्या करेंगे? एक तो वाटर ट्रांसपोर्ट करने वाला, और एक होएगा तुम्हारा फूड ट्रांसपोर्ट करने वाला। एक रहता है जाइलम, और एक रहता है फिलोएम। फिलोएम 2 टिश्यूज है प्लांट में प्रेजेंट है, जाइलम, फिलोएम। और ये क्या करेंगे? वाटर और फूड ट्रांसपोर्ट करेंगे। तुम्हें बस इतना याद रखना है कि जाइलम जो है ये हमेशा वाटर ट्रांसपोर्ट करते हैं। ये एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। देखो, प्लांट के अंदर नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होंगे, जिनके थ्रू वो वाटर ट्रांसपोर्ट करेगा, जिनके थ्रू वो फूड ट्रांसपोर्ट करेगा। जाइलम के थ्रू वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? वाटर। और फ्लोएम के थ्रू वो क्या ट्रांसपोर्ट करेगा? फूड। बस तुम्हें इतना याद रखना है। तुम्हें बस यही 2 कनेक्टिव टिश्यूज के बारे में अच्छे से पढ़ना है कि हाँ, कि अगर मैं ट्रांसपोर्टेशन की बात करूं तो वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है। एक टिश्यू है प्लांट के अंदर, एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसका नाम है जाइलम, वो वाटर करता है ट्रांसपोर्ट, और फिलोएम जो है ये फूड ट्रांसपोर्ट करता है। अब यहाँ पे समझना
कि जो तुम्हारा वाटर ट्रांसपोर्ट होता है किसमें, प्लांट्स पे, स्टार्ट कहाँ से होगा, देखा जाए तो रूट से। वो रूट से क्या करेगा, रूट से वाटर एब्जॉर्ब करेगा और एब्जॉर्ब करके वाटर को ऊपर ले जाएगा। तो एक चीज ये भी याद रखना कि जाइलम टिश्यू वाटर ट्रांसपोर्ट करता है, और जो वाटर ट्रांसपोर्ट हो रहा है प्लांट के अंदर, किसके अंदर, प्लांट के अंदर, अगर मैं उसकी डायरेक्शन की बात करूं, किसकी बात करूंगा, डायरेक्शन की, मतलब कि वो डाउन टू अपवर्ड, मतलब उसकी जो डायरेक्शन है वो यूनी डायरेक्शनल है, एक डायरेक्शन में हमेशा मूव करेगा कौन, वाटर, किस पे, प्लांट्स पे। बस आप पढ़ते हैं आगे। तो क्या बोल रहा है, देयर आर टू मेन टिश्यूज व्हिच हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड एंड इन एंड वाटर इन द प्लांट्स, दीज आर नैरो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। कहता है कि ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होंगे किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर, जिसको तुम नाम दोगे जाइलम। और जो जाइलम जो है वो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वाटर की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, और फ्लोएम जो है किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, फूड की ट्रांसपोर्टेशन के लिए। यहां तक समझ आता है। उसके बाद बात करते हैं ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर। अब वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता कैसे, पूरा उसने पूरा प्रोसेस बताया कैसे होता है। तो सबसे पहले समझना, वाटर कहता है कि वाटर जो है वो एब्जॉर्ब होता है कहां से, सॉइल से। एक चीज समझना, दो चीजें समझाऊंगा, समझना। हमेशा एक तुमने शायद एक प्रोसेस सुनी होगी, ऑस्मोसिस, सुना हुआ, ऑस्मोसिस सुना होगा, पक्का सुना होगा। बस प्लांट्स में ना ऑस्मोसिस प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो वाटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तुमने रेजिन देखे, सूखी जिसको बोलते हो, उसको कभी पानी में डालना, वो सुबह तक फूल जाएगी, उसके पीछे रीजन पता क्या है, यही प्रोसेस है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस प्रोसेस का मतलब होता है कि चीजों का क्या होना, हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में जाना। क्या करना, जैसे वाटर होगा, वाटर क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से कहां जाएगा, लो कंसेंट्रेशन में। मतलब अब मेरे को एक चीज बताओ, अगर मैं बोल की बात करूं जहां पे तुमने पानी डाल रखे है, तो पानी का लिक्विड का कंटेंट क्या वहां पे ज्यादा है, बट वहीं पे मैं रेजिन जो तुमने उसमें सोगिट डाली, क्या उसमें पानी था पहले से इतना, तो वो क्या होगा, हाई कंसेंट्रेशन से लोअर कंसेंट्रेशन में। तुम बोलोगे ऑस्मोसिस एक प्रोसेस होती है जिसमें लिक्विड फ्लो करता है हाई कंसेंट्रेशन से लो कंसेंट्रेशन में, बेसिक समझना। तो मतलब अगर वाटर एब्जॉर्ब कर रही है रूट्स, रूट्स तो एब्जॉर्ब करेंगे बट रूट हेयर्स के थ्रू। रूट्स पे तुमने पत्ती पतली ना तारे से देखी होगी जिसको रूट हेयर्स कहा जाता है। तो उन्हीं रूट हेयर से वो क्या करता है, वाटर को ट्रांसपोर्ट करता है कहां पे, इनगल्फ करता है अपने अंदर, ठीक है। सॉइल, तो मतलब कंसेंट्रेशन कहां होगी ज्यादा, सॉइल के अंदर, और उस टाइम पे वाटर जो है वो एब्जॉर्ब कर रही है रूट हेयर्स फ्रॉम द सॉइल। और इसी प्रोसेस को क्या बोला जाता है, बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस, जो तुमने अभी समझा। द वाटर एंटर द रूट हेयर्स, इट एंटर्स फर्दर बाय द रूट प्रेशर। अब पहले तो ऑस्मोसिस प्रोसेस था जिसने उसने रूट हेयर्स ने क्या करा, वाटर को एब्जॉर्ब करा। अब फर्दर जब रूट के अंदर एंटर करा ना, तो वो रूट प्रेशर की वजह से करा, ठीक है। अब उसके बाद बोल रहा है कि इन स्टेम वेरियस फैक्टर प्लेज अ इंपॉर्टेंट एंड की रोल इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपोर्टेशन थ्रू द जाइलम इज कॉल्ड एसेंट ऑफ सैप। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आ सकते हैं। अब बोल रहा है रूट हेयर तक तो समझ आता है कि रूट हेयर में ऑस्मोसिस हुई, रूट प्रेशर की वजह से रूट के अंदर तक वाटर जो था चला गया। अब वो बोल रहा है कि अगर बात करूं मैं किसमें, स्टेम में, अगर बात करूं मैं स्टेम की, तो वो नीचे से लेके रूट तक तो समझ आता है कि रूट तक तो पहुंच गया प्रेशर की वजह से और ऑस्मोसिस की वजह से। अब स्टेम में ऊपर कैसे जाएगा, ये क्वेश्चन आता है कि स्टेम में अब वाटर जो है वो स्टेम से ऊपर कैसे जाएगा। तो एक चीज समझाता हूं, समझना। एक टर्म आती है दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन, और ये फिजिक्स में भी पढ़ोगे तुम, कैपिलरी एक्शन। एक टर्म क्या आती है, कैपिलरी एक्शन। अगर जिसने फिजिक्स रखी है उसको पता होगा व्हाट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। नहीं पता इसको, यहाँ पे देखो, ठीक है। अब यहाँ पे इसको छोड़ो, पहले यहाँ पे बोलो क्या बोल रहे हैं वो, कि स्टेम में जब वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, वेरियस फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, और वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर कौन सा, कैपिलरी एक्शन। उसको समझने से पहले यहाँ पे एक बार ये देख लो कि ये जो प्रोसेस होती है स्टेम में, जो पूरा ट्रांसपोर्टेशन होता है, उसको एक टर्म के नाम दिया जाता है, एसेंट ऑफ सैप। जो स्टेम में ट्रांसपोर्टेशन हुई उसको एक नाम दिया, क्या बोला उसने, एसेंट ऑफ सैप। मैंने एक टर्म बोली कैपिलरी एक्शन। अच्छा, कैपिलरी एक्शन तुम ये समझ लो, तुमने कभी दिया देखा, दिए को जलाओ, जो लिक्विड फ्लो कर रहा है, जो ऑयल फ्लो कर रहा है, क्या वो ऑयल जो फ्लो कर रहा है वो अगेंस्ट द ग्रेविटी फ्लो कर रहा है, ग्रेविटी से नीचे खींच रही है, बट ऑयल फिर भी फ्लो कर रहा है ऊपर। मतलब ग्रेविटी नीचे खींच रही है, वाटर फिर भी प्लांट में फ्लो कर रहा है ऊपर। इसको बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। मतलब ऐसा एक्शन, लिक्विड का ऐसा एक्शन जो वो ग्रेविटी के अगेंस्ट फ्लो कर जाए ना, दैट इज नोन एज कैपिलरी एक्शन। जैसे अब एक टर्म आती है बायोंसी,
बायोन्सी करके एक टर्म आती है जिसमें तुम्हारा, अब इस पेन को अगर मैं पानी में डूब जाएगा। अगर इस पेन को मैं ऐसे डूबूं जल्दी जाएगा, या ऐसे डूबूं ऐसे जल्दी जाएगा। ऐसे रखूंगा ना तो कहीं ना कहीं पानी भी इस पे थोड़ा सा प्रेशर लगाएगा। जब तुम इसको डुबोने की कोशिश करो थोड़ा सा ताकत लग रही होगी, वो जो ये जो प्रेशर लग रहा है ना, इसको बोलते हैं बायोन्सी। बायोन्सी, जैसे वो डूब नहीं दे रहा, जो एक फोर्स लग रही है अप थ्रस्ट, पानी की वजह से अप थ्रस्ट। लकड़ी का पीस लो, रखो, दबाने की कोशिश करो, तुम्हें लगेगा पानी नीचे से फोर्स लगा रहा है। जो पानी फोर्स लगा रहा है दैट इज नाउन एज बायोन्सी, अप थ्रस्ट की जो फोर्स लगा रहा है। अब यहाँ पे समझना कैपिलरी एक्शन, तो मैंने कहा बड़े सारे इंपॉर्टेंट फीचर्स होंगे जो क्या करेंगे, स्टेम के अंदर वाटर को ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करेंगे। तो वही फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं। पहला वो क्या बोल रहा है, कैपिलरी एक्शन। कैपिलरी एक्शन क्या बोल रहा है कि पुशेस द वाटर अपवर्ड्स, मतलब इन द अगेंस्ट ग्रेविटी। अगेंस्ट ग्रेविटी पानी को क्या करेगा, ऊपर फेंकेगा। एज वी नो दैट इन अ वेरी नैरो ट्यूब लिक्विड राइज अप बाय इटसेल्फ। अगर कहते हैं कि बड़ी पतली सी ट्यूब ले ली जाए तो लिक्विड जो है अपने आप ही ऊपर जाना शुरू हो जाता है। अब इसके पीछे एक रीजन बताऊंगा, रीजन समझोगे फिर समझ आएगा कि कैसे जा रहा है। दिस हैपन ड्यू टू द वेरी स्मॉल डायमीटर ऑफ द ट्यूब। अब समझ, उसने क्या बोला, कैपिलरी एक्शन की फ्लो ऑफ लिक्विड अगेंस्ट ग्रेविटी, बट ट्यूब होनी चाहिए काफी ज्यादा पतली जिसमें अपने आप ही पानी क्या होना शुरू हो जाता है, अपने आप ही ऊपर जाना शुरू हो जाता है। बट इसके पीछे भी कुछ रीजन है, इसके पीछे भी कुछ फोर्सेस लगती है। वो दो फोर्सेस समझना, ये दोनों कॉन्सेप्ट साथ में समझाता हूँ, समझना। उसने बोला एक तुम्हारे पास एक नैरो ट्यूब है, ठीक है, एंड हमने क्या करना है, इसमें से लिक्विड फ्लो करवाना है अगेंस्ट ग्रेविटी, जो प्लांट्स में देखा जाता है। इसी को बोला जाता है कैपिलरी एक्शन। अब यहाँ पे समझना, अगर मैं यहाँ पे पार्टिकल्स लेता हूँ, ये वाटर, यहाँ पे वाटर भरा पड़ा है, ठीक है, एक ट्यूब में, ठीक है, एंड इसमें कुछ मॉलिक्यूल्स है, ये कुछ मॉलिक्यूल प्रेजेंट है। अब एक चीज ये समझना, ये जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, अगर मैं यहाँ पे बात करूं, ये दो मॉलिक्यूल जो हैं, जो इनके बीच इस टाइम पे फोर्स लग रही है, मतलब कि ऐसी फोर्स जो फोर्स लगे दो मॉलिक्यूल के बीच में, उसको बोला जाएगा फोर्स ऑफ कोहेशन। क्या बोला जाएगा, फोर्स ऑफ कोहेशन। मतलब दो मॉलिक्यूल के बीच में फोर्स लगी, कोहेशन वाली फोर्स। एक मॉलिक्यूल और ये जो वॉल है, किसकी, ट्यूब की वॉल, उसके बीच जो फोर्स लग रही होगी, फोर्स ऑफ एडहेशन। मतलब कोहेशन वाली फोर्स दो मॉलिक्यूल के बीच में, और मॉलिक्यूल और ट्यूब के बीच में फोर्स ऑफ एडहेशन। अब उसने बोला ना कैपिलरी एक्शन होता क्या, कि पानी अपने आप ऊपर जा रहा है, अपने आप नहीं जा रहा। जब तुम्हारी ये कोहेशन वाली फोर्स, मतलब कि ये जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है, अगर ये हो जाएगी ज्यादा, क्या हो जाएगी, और एडहेशन की फोर्स क्या होगी, कम, कैपिलरी एक्शन तब होगा। एक नैरो ट्यूब होगी, अगर मॉलिक्यूल की फोर्स उसमें ज्यादा होगी ना, और जो दीवार के साथ एक मॉलिक्यूल की फोर्स लग रही है वो कम है, तो समझो फोर्स बीच में ज्यादा लग रही है, साइड पे कम लग रही है, तो अपने आप ही एक एक्शन होगा जो वाटर को कहाँ लेके जाएगा, ऊपर। तो यही बोल रहे हैं कि कैपिलरी एक्शन और एडहेशन कोहेशन की फोर्सेस दोनों मिलाओगे तो वाटर जो है वो क्या जाएगा। ये तो पहला फैक्टर है, ये है पहला फैक्टर वाटर को ऊपर ले जाने का। एक फैक्टर और है जिसकी वजह से वाटर स्टेम से ऊपर चला जाता है, वो कौन सा, ट्रांसपायरेशन पुल। ट्रांसपायरेशन समझ आती है कि वाटर, तुमने देखा होगा रात को तुम देखते हो कि पानी जो होता है पत्ते छोड़ रहे होते हैं, सुबह उठ के देखते हो जो तुम बोलते हो त्रेल पड़ी हुई है, वैसा कुछ भी नहीं है। वो लीव्स जो है एक्सेस वाटर क्या कर रहा होता है, अपना लीव कर रहा है थ्रू लीव्स, पानी क्या कर रहा होता है, लूज करता है। तो मेरे को एक चीज बताओ, अगर यहाँ पे उस, क्या नाम है उसका, तुम्हारी लीफ ने वाटर लूज कर दिया, तो कहीं ना कहीं उसने थोड़ा सा गैप बना दिया कि बाकी दोबारा से पानी नीचे से ऊपर आ सके। इसी को बोला जाता है ट्रांसपायरेशनल पुल। एक इंजेक्शन देखना, एक इंजेक्शन लो, इंजेक्शन में से पहले सारा पानी निकाल दो, ठीक है, एंड देन थोड़ा सा उसको हाथ रखना और खींचना उसे, थोड़ा सा एक प्रेशर बिल्ड हो जाएगा अंदर, इंजेक्शन के अंदर ना एक प्रेशर सा बिल्ड हो जाएगा, फिर उसको पानी में डाल दो। क्या पानी अपने आप ऊपर नहीं आएगा, थोड़ा सा पानी ऊपर आएगा। वो जो पुल सा क्रिएट होता है ना, लाइक ऐसा ही ट्रांसपायरेशन पुल क्रिएट होता है जब वाटर तुम्हारा लॉस हो जाता है, किससे, लीफ से। वो एक नीचे क्या कर देता है, प्रेशर क्रिएट कर देता है, जिसके थ्रू रूट से ऊपर पानी ट्रेवल करता है। तो दो रीजन, ट्रांसपायरेशनल पुल एंड
कैपिलरी एक्शन और फोर्स ऑफ कोहेशन एडहेशन, ये तीन फोर्सेस जिनकी वजह से स्टेम से रूट से लेके पूरी स्टेम में वाटर कवर करते हुए ऊपर चले जाते हैं। तो तीन फोर्सेस हमेशा याद रखना। कहता है ट्रांसपायरेशन पूल होता कैसा है कि एज वी नो लीव हैज स्मॉल पोर्स ऑन इट्स सरफेस व्हिच आर कॉल्ड एज स्टोमेटा। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लीव्स के ऊपर जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं उनको क्या बोला जाता है? स्टोमेटा। कहता है व्हेन द वाटर वेपराइजेस फ्रॉम दीज पोर्स ड्यूरिंग डे टाइम देन प्रेशर बिल्ड्स अप which we refer to as transpirational pull। क्या बोलता है कि जब यही वाटर वेपर्स क्या हो जाते हैं? वेपराइज हो जाता है, यही वाटर जो है वेपराइज होता है, उड़ जाता है या बाहर निकल जाता है, तो एक प्रेशर क्रिएट करता है वो, जिसको तुम क्या बोलते हो? ट्रांसपायरेशनल पुल। और यही जो है एक सक्शन प्रोवाइड करता है, एक सक्शन इफेक्ट प्रोवाइड करता है, जिसकी वजह से वाटर जो है वो इनसाइड द जाइलम ऊपर की तरफ मूव कर जाता है। पहले पढ़ा तुमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर होती कैसे? जाइलम के थ्रू। और जाइलम के अंदर ये तीन फैक्टर्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल रहते हैं ताकि ट्रांसपायरेशनल तुम्हारी जो है वो हो सके। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ ट्रांसपायरेशन। अब ये जो ट्रांसपायरेशन देखी जाती है प्लांट्स में, ये जो वाटर ऊपर को जा रहा है ना, इसका फायदा क्या है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? तो क्या बोल रहे हैं? हेल्प्स इन कंडक्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स। अगर देखो वाटर और मिनरल को तुम्हारे प्लांट के बाकी सारे पार्ट्स में जाना है, वो कैसे जाएगा? इसी ट्रांसपायरेशन प्रोसेस की वजह से। अगर ट्रांसपायरेशन प्रोसेस होगी तो एक सक्शन क्रिएट होगी, सक्शन क्रिएट हुई तो वाटर रूट से लेके पूरी स्टेम में कवर करता हुआ हर एक बॉडी पार्ट के तुम्हारे पार्ट में जाएगा। ठीक है। कह रहा है कि मेंटेनेंस ऑस्मोसिस विद द सेल्स, ऑस्मोसिस मेंटेन करके रखता है। अगर ट्रांसपायरेशन होगी तो वाटर कर दिया लूज, वाटर लूज कर दिया तो पानी की हो जाएगी अंदर कमी, रूट्स में होगी पानी की कंसेंट्रेशन ज्यादा, कमी यहाँ पे है वहां ज्यादा है, फिर एक प्रोसेस होगा ऑस्मोसिस और वो कर देगा। तो ऑस्मोसिस प्रोसेस के लिए बड़ा जरूरी है। क्रिएट्स द कूलिंग इफेक्ट, प्लांट्स को कूल रखने में हेल्प कर रहा है। कॉजेज द एलिमिनेशन ऑफ वाटर फ्रॉम द प्लांट बॉडी। अगर सुनो एक चीज बताता हूँ, ये बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। कहता है कि एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर की एलिमिनेशन होना भी बहुत जरूरी है। रीजन पता क्या है? देखो अगर एक कॉन्सेप्ट आता है रेस्पिरेशन, जिसमें प्लांट्स जो है वो क्या करते हैं? सांस लेते हैं। जैसे हम सांस लेते हैं वैसे प्लांट्स भी लेते हैं, बट वो स्टेम से लेते हैं, स्टोमेटा से लेते हैं या फिर रूट हेयर से लेते हैं। अगर तुम किसी प्लांट को प्रॉपर रेस्पिरेशन वाला प्रोसेस ना होने दो, मतलब उनको सांस ना लेने दो रूट हेयर से, तो वो सूख जाएंगे। तुमने कभी देखा कि किसी प्लांट को तुमने ज्यादा पानी दे दिया तब भी वो सूख रहा है, कम पानी दे रहे हो तब भी सूख रहा है? उसको एक लिमिट में पानी चाहिए, क्योंकि उसकी जो रूट्स है ना, वो रूट से भी क्या करता है? रेस्पिरेशन करता है, ऑक्सीजन लेता है, छोड़ता है। पानी डाल दिया तुमने, वो ऑक्सीजन कहाँ से लेगा? तो ज्यादा पानी डालने से भी प्लांट सूख जाता है, क्योंकि वो एसिड बनाना शुरू कर देता है। एसिड बनाना शुरू करेगा, सूख जाएगा। अब वो यही बोल रहा है कि कॉजेज एलिमिनेशन ऑफ वाटर, वाटर की एलिमिनेशन करना प्लांट की बॉडी में बहुत जरूरी है, वरना वो क्या होगा? सूख जाएगा, या फिर वो मतलब गीला ही रहेगा, बैठी रहेगा, खत्म हो जाएगा। क्रिएट्स द सक्शन फोर्स हेल्पिंग इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। एक सक्शन फोर्स क्रिएट कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि वाटर की मूवमेंट हो रही है प्लांट में। तो ट्रांसपायरेशन ऑल ओवर देखा जाए तो प्लांट के लिए बहुत जरूरी है। हेल्प्स इन कीपिंग द लीव्स मॉइस्ट, मॉइस्ट रखने में हेल्प कर रहा है। क्यों? एक चीज ये भी याद रखना, जो तुम्हारे डेजर्ट में प्लांट्स रहते हैं, उनकी लीव्स रहती है ना, वो बड़ी थिक होती है, उनमें लिग्निन की डिपोजिशन होती है, वो वाटर को स्टोर करके रखते हैं अपने अंदर। उनकी रूट्स भी काफी ज्यादा डीप रूट्स होती है उनकी, वो वाटर को स्टोर करना जानते हैं अपने अंदर, लूज नहीं करते। ठीक है। बट यहाँ पे लीव्स को मॉइस्ट रखने में भी कौन हेल्प कर रहा है? ट्रांसपायरेशन। बैलेंस सॉल्ट एंड मिनरल्स विद इन द बॉडी। अगर देखो वाटर ट्रांसपोर्ट कर लेगा पूरी बॉडी में, तो मिनरल्स और सॉल्ट भी बैलेंस होंगे। मेंटेनेंस ऑफ द ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर बिल्ड करके रख रहे हैं, सेम ऊपर वाला प्रोसेस है। कंस्ट्रक्ट द प्लांट बॉडी और हेल्प्स इन द ग्रोथ, ग्रोथ में हेल्प कर रहा है। मिनरल फूड ट्रांसपोर्ट कर पा रहे हैं अगर, तो किस में हेल्प करेगा? प्लांट की ग्रोथ में भी हेल्प करेगा। इन्फ्लुएंस द पीएच ऑफ द सेल सैप, जो सेल के सैप रहते हैं तुम्हारे, एक्सेंट ऑफ सैप पढ़ा तुमने? देखो तुम्हें एक चीज बताओ, ये अगर ट्यूब है ना, मैंने कहा फोर्स जो है तुम्हारी कैपिलरी एक्शन होती है जिसकी वजह से वाटर जो ऊपर, बट यहाँ पे ट्यूब्स के अंदर ना एक सैप से बने होते हैं, बट ये उल्टे बने होते हैं। कैसे बने होते हैं? फ्लो, ऐसे तुम्हें लगता है कि फ्लो करना चाहिए ऊपर से नीचे, बट ये फ्लो कर जाते हैं ऊपर। इसको भी, ये भी याद रखना। अच्छा, द सरफेस एरिया ऑफ द लीव्स हैविंग मोर सरफेस एरिया शो इन हायर रेट ऑफ ट्रांसपायरेशन। और लीव का जो है अगर सरफेस एरिया देखा जाए तो ज्यादा होता है, ताकि ज्यादा ट्रांसपायरेशन हो सके और ये प्रोसेस चलती रहे, ये याद रखना। अब बात करते हैं, सेम जाइलम की बात कर रहे हैं, मतलब अब कंप्लीट उसने पूरा बता दिया। पहले उसने बताया कैसे कैसे होता है, ट्रांसपायरेशन के काम है। अब जाइलम की बात कर रहे हैं, तो क्या बोल रहे हैं कि जाइलम, पहले जाइलम किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? वाटर के ट्रांसपोर्टेशन के लिए। तो जाइलम वेसल्स आर डेड हॉलो ट्यूब्स,
ट्यूब्स हैं, ठीक है। सेम उसने पूरा बता रखा है कि यही सेल जो है पाथवेज है। और मतलब अगर बात करूं एक लिग्निन की, लिग्निन से ये मिलके बने होते हैं प्लांट्स के अंदर। ये जो तुम्हारे ट्यूब्स बनी है लिग्निन से मिलके बनी है। लिग्निन की डेपोजिशन, फैट्स की डेपोजिशन होने से बनी है। दे ऑल्सो कंटेन बॉडेड पिट्स, दीज अलो वाटर टू मूव इनटू देम फ्रॉम रूट्स। और यही अलो करती हैं, जो ट्यूब है यही अलो करती है कि वाटर क्या कर जाए, फ्लो कर जाए इनके थ्रू। उसके बाद दे रिजेंबल द लॉन्ग ड्रेन पाइप्स, किसकी तरह दिखती हैं कि लॉन्ग ड्रेनेज पाइप्स की तरह दिखती हैं, ठीक है। जॉइन एंड टू एंड विदाउट एनी गैप बिटवीन देम फॉर्मिंग ए लॉन्ग ओपन ट्यूब। बेसिक है। जाइलम वेसल्स एक्सटेंडेड फ्रॉम रूट से लेके प्लांट्स स्टेम से लेके लीफ तक तुम्हारी ये जाइलम जो होती है, ट्यूब जो होती है फैली हुई है। एंड जाइलम ट्रांसपोर्ट वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द रूट्स अप टू द लीव्स। तो मतलब एक चीज क्वेश्चन आएगा कि जाइलम जो है एक ट्यूब है दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर वाटर ट्रांसपोर्टेशन। अब तुम्हें ये पता होना चाहिए कि ये जो वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, मिनरल ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ये एक ही डायरेक्शन में कर रहा है और वो यूनी डायरेक्शनल, मतलब रूट से लेके नीचे से ऊपर ही जाएगा, कभी ऐसा नहीं कि लीव से लेके वापस भी आएगा। तो ये कॉन्सेप्ट याद रखना। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं तुम्हारे ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड की। और ये फूड की ट्रांसपोर्टेशन कौन करेगा? फ्लोएम, फ्लोएम करेगा। एज वी नो लीफ इज द किचन ऑफ द प्लांट। मतलब अब तुम्हें एक चीज समझना है यहाँ पे, वाटर ट्रांसपोर्ट करा किसने? सबसे पहले रूट हेयर्स ने एब्जॉर्ब करा, रूट्स के अंदर गया। फिर तीन फैक्टर थे, ट्रांसपायरेशन पुल, कैपिलरी एक्शन और फोर्स ऑफ कोहेशन एडहेशन, जिसने वाटर को क्या कर दिया, ऊपर को ट्रांसपोर्ट कर दिया और गया एक ही साइड। बट तुम्हें पता है खाना कहाँ बनता है प्लांट्स में? लीव्स के अंदर। फोटोसिंथेसिस एक प्रोसेस है और जिसके थ्रू लीव्स जो है वो खाना बनाते हैं। अब खाना बनाया, खाना बनाया किसकी हेल्प से? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल। खाना बनाया, उसको स्टोर करते हैं एक फॉर्म में जिसको बोला जाता है स्टार्च। अब वो स्टार्च जो है वो पूरी बॉडी में क्या करता है, मूव। मतलब कि लीव से वो जाएगा स्टेम्स में भी, लीव्स में जाएगा, रूट में भी। तो एक चीज ये याद रखना, समझना, एज वी नो लीफ इज नाउन एज द किचन ऑफ द प्लांट। द फूड मेड इज नीडेड टू बी ट्रांसपोर्टेड इन ऑल द पार्ट्स ऑफ द प्लांट फॉर यूज एंड स्टोरेज। तो मतलब कि यूज कर सके प्लांट, स्टोर कर सके उसे। फ्रूट्स बनते हैं किसकी वजह से बन रहे हैं? उसी स्टार्च की वजह से। टू फैसिलिटेट द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फूड द प्लांट्स हैव फ्लोएम। फूड की ट्रांसपोर्टेशन हो सके तो फ्लोएम करके एक टिश्यू होता है किसमें? प्लांट्स में, जो फूड की ट्रांसपोर्टेशन करता है। इट कैरीज सब्सटेंसेस अराउंड द प्लांट इन अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। समझना, बोलेगा वाटर की ट्रांसपायरेशन, सॉरी वाटर की ट्रांसपोर्टेशन हो रही है, एक प्रोसेस आता है दैट इज नोन एज ट्रांसपिरेशनल पुल और ट्रांसपायरेशन, जिसकी वजह से वाटर जो है एक सक्शन क्रिएट करता रहता है, वो ट्रांसपायरेशनल पुल, और वो वाटर ट्रांसपोर्ट होता रहता है। कहता कि फूड का क्या होना, सारे बॉडी के पार्ट्स में जाना थ्रू लीव्स, लीव्स से बाकी सारे प्लांट्स में जा रहा है, उसको क्या बोला जाएगा? प्रोसेस को ट्रांसलोकेशन। दीज आर मेड फ्रॉम लिविंग सेल ज्वाइंट एंड टू एंड। कहता कि ये जो तुम्हारे फ्लोएम टिश्यूज है ये किससे बने होते हैं? लिविंग सेल से मिलके बने होते हैं और एंड टू एंड ये जुड़े होते हैं, ठीक है। और विद पंक्चर्ड एंड प्लेटलेट्स टू फैसिलिटेट द फ्लो ऑफ मटेरियल। और मतलब कि एक समझ लो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जिसके अंदर तुमने क्या कर रखा है, लिविंग सेल्स तुम्हारे एंड टू एंड ज्वाइन है और पंक्चर्ड है। पंक्चर्ड मतलब कि प्रेस्ड हुए हुए, और जिसकी वजह से क्या हो रहा है, मटेरियल जो है या फूड जो है वो ट्रांसपोर्ट हो रहा है इन फ्लोएम ट्यूब से। फ्लोएम ट्यूब्स आर बाई डायरेक्शनल। अब यहाँ पे समझ आ रहा है बाई डायरेक्शनल मतलब ये किसी भी डायरेक्शन में, मतलब लीव से ये तुम्हारे स्टेम तक भी जा सकते हैं एंड स्टेम से दोबारा लीव्स तक भी आ सकते हैं, तो बाई डायरेक्शनल है, which means they can transport food in all the directions unlike xylem tissue। तो जाइलम एक डायरेक्शन में कर रहा है वाटर ट्रांसपोर्ट, बट ये जो फ्लोएम है ये बाई डायरेक्शनल है। इतना समझना, देखो स्टोर करेगा, पहले खाना बनाएगा, खाना बना के स्टोर करेगा किसमें? स्टेम में। बट जब इसको जरूरत पड़ेगी ना फूड बनाने की, या फिर तुम्हारा अगर फ्रूट्स लग रहे हैं तो वो उसी स्टार्च की हेल्प से दोबारा से लेके आएगा वापस उसी स्टार्च को और फ्रूट्स उगा देगा। तो तुमने देखा जो फूड ट्रांसपोर्ट हुआ वो दोनों डायरेक्शन में था, मल्टी डायरेक्शनल था, बाई डायरेक्शनल था। कुछ फ्रूट्स मतलब रूट्स में रखते हैं, कोई भी डायरेक्शन में ना होती, कुछ फ्रूट्स स्टेम पे रखते हैं, कुछ रूट्स में रखते हैं। वो कुछ और फैक्टर है, कुछ अलग है, वो कुछ और फैक्टर है, वो भी बताऊंगा, रुक जाओ। अच्छा, स्टेम्स आर द एसेंशियल। अब ये कंक्लूजन दे रहे हैं कि स्टेम जो है एसेंशियल पार्ट है दैट कनेक्ट लीव्स
to the roots, but not all stems are similar. Some twist while some are like creepers and climbers growing long in the garden. The vascular system helps make the plant grow and produce fruits and vegetable. The system helps in transportation of mineral, fruit and water. तो सिंपल क्या बोल रहा है कि सभी प्लांट्स एक जैसे नहीं होते. कुछ प्लांट्स ऐसे भी हैं जिनको तुम क्रीपर या क्लाइंबर बोलते हो. बेल देखिए, बेलें अपनी, क्रीपर्स जो रेंगती हुई जाती है, क्लाइंबर्स जो पेड़ पे चढ़ती है. तो एक चीज ये रखना, मतलब लाइक अगर मैं बात करूं तुम्हारे पंपकिन की, क्रीपर है क्लाइंबर है? क्रीपर है. ऊपर चढ़ेगा वो बेल ही तो पूरी तुझे तोड़ देगा, तो वो चढ़ नहीं सकता इतना ज्यादा, वो फ्रूट इतना बड़ा लग जाएगा उसमें कि वो तोड़ देगा, उस तुम्हारी स्टेम को तोड़ देगा. तो इतना याद रखना, यही स्टेम बोल रहा है कि चाहे वो क्रीपर की स्टेम है, चाहे वो क्लाइंबर की स्टेम है, चाहे वो ट्री की स्टेम है, यही स्टेम होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है, जिसकी वजह से तुम लीव तक अपना खाना पहुंचा पा रहे हो, वाटर पहुंचा पा रहे हो. यही कुछ फैक्टर्स है, यही कुछ स्टेम्स है. तो स्टेम्स की वजह से ही क्या होगा, लीव्स और रूट्स कनेक्ट करेंगी, खाना पहुंचाना और साथ में वाटर पहुंचाना. इसी स्टेम के अंदर वेस्कुलर टिश्यू होगा जिसका काम सेम है, सब में सेम है, सब में सेम है. अब चाहे इंसानों की बात करूं, चाहे छोटा बच्चा हो चाहे बड़ा बच्चा हो, सब एक जैसे हैं. उसके अंदर भी ब्लड फ्लो करेगा, ऐसा तो है नहीं कि स्टार्टिंग में उसके अंदर वाटर फ्लो करेगा. तो ये सारे सेम. अब बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस की और एमसीक्यूज की. तो पहले एमसीक्यू आंसर आपने देना. कहता है द बॉडी अब्सॉर्ब मिनरल्स थ्रू स्टेम, ब्रांचेस, रूट्स, लीव्स. बात करूं प्लांट की, तो प्लांट की ही बॉडी की बात करेगा. तो बॉडी अब्सॉर्ब मिनरल्स कहां से? रूट्स. स्टेम से अब्सॉर्ब नहीं करता, ब्रांचेस से नहीं करता, लीव से नहीं करता, रूट से. तो रूट से अब्सॉर्ब करेगा वो अपने मिनरल्स. एक्सप्लेनेशन है, घर जाके आराम से पढ़ लेना. और तुम्हें पता है पहले करेगा कैसे? रूट्स हेयर्स होंगे, ऑस्मोसिस प्रोसेस होगा जिसके थ्रू वो क्या कर लेगा, पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा. और तुम्हें बहुत अच्छे से पता है. अब सेकंड क्वेश्चन आंसर चाहिए आपसे. द कंपोनेंट्स ऑफ वेस्कुलर बंडल, जो प्लांट के अंदर जो वेस्कुलर सिस्टम पूरा है, कौन कौन से कंपोनेंट उसमें रहते हैं? दोनों, जाइलम भी एंड फ्लोएम भी. ठीक है, तो पढ़ लेना. इस वाले क्वेश्चन का आंसर दो. इन व्हाट फॉर्म डज जाइलम ट्रांसपोर्ट एग्जिस्ट? जाइलम का जो ट्रांसपोर्टेशन देखा जाता है वो किस फॉर्म, किस मतलब यूनि डायरेक्शन. जाइलम वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है तो एक ही डायरेक्शन में हमेशा ट्रांसपोर्ट करेगा. जाइलम वाटर वाटर वाटर. ठीक है, तो यहाँ पे पढ़ लेना पूरा. उसने बोला वो जाइलम जो है एक डायरेक्शन में कर रहा है, फ्लोएम जो है नॉर्मली बाई डायरेक्शन मैनर में मूव करता है. इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपने शायद पढ़ा आपने ये. हाँ, ये पढ़ा है. कहता है री एक्सपोर्ट ऑफ मिनरल. एक बार एक्सपोर्ट कर रहा है, एक बार एक्सपोर्ट कर रहा है तो ठीक है, बट री एक्सपोर्ट कर रहे हैं मिनरल्स को कोई समझना. अच्छा, पहले मिनरल में कुछ चीज बताओ. मिनरल नीचे से लेके ऊपर तक कहां तक जाएंगे? लीव्स तक. और वाटर तो चलो बाहर निकल गया, मगर फिर दोबारा मिनरल्स की जरूरत पड़ी. लाइक अगर नाइट्रोजन की बात करूं या तुम्हारे फॉस्फोरस, ये सब चीजों की बात करूं, दोबारा प्लांट को किसी पार्ट में जरूरत पड़ी, तो दोबारा से री एक्सपोर्ट कौन कर देगा उसको? लीव्स. क्योंकि लीव जो है मिनरल और फूड में करेंगी स्टोर. तो क्या करेंगी? लीव्स री एक्सपोर्ट करेंगी. यहां से तो चला गया लीव्स तक, ठीक है, बट दोबारा से अगर री एक्सपोर्ट करना है मिनरल, वाटर की बात नहीं कर रहा, वाटर तो ट्रांसपरेशन पुल बाहर, मिनरल्स की बात कर रहा हूं. तो री एक्सपोर्ट दोबारा मिनरल्स को अगर किसी ने करना हो तो वो कौन करेगा? लीव्स करेंगे. तो क्या बोल रहा है? प्लांट रूट्स ट्रांसपोर्ट मिनरल. मिनरल ट्रांसपोर्ट करेगा सबसे पहले कहां से? अर्थ से लीव्स तक. फिर दोबारा से अगर किसी ऑर्गन को जरूरत पड़ जाती है तो वो क्या करता है? लीव से दोबारा बाकी सारी जगहों पे भेज देता है. आतिश, अ प्लांट्स रूट सिस्टम ग्रो वेल व्हेन देयर इज डैश. एक प्लांट का रूट सिस्टम जो है, प्लांट का रूट सिस्टम अच्छे से ग्रो कर पाता है जब वहां पे क्या हो? कॉपर की डेफिशिएंसी हो, वाटर एब्जॉर्ब अच्छे से हो रहा हो, ऑक्सीजन इनसफिशिएंट. सिंपल है कि वाटर अगर अच्छे से एब्जॉर्ब हो रहा है तो प्लांट जो है रूट सिस्टम जो है वो अच्छे से ग्रो करता है. अगर वाटर तुम ज्यादा भी दे रहे हो तब भी गया, अगर वाटर तुमने कम दिया वो तब भी गया. आंसर. द प्राइमरी मेथड थ्रू विच प्लांट लूज वाटर इज थ्रू. किसके थ्रू लूज करते हैं वाटर अपने प्लांट्स? ट्रांसपाइरेशन की वजह से. और ट्रांसपाइरेशन पुल की वजह से एक सक्शन क्रिएट होता है जिसकी वजह से वाटर जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में
जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर देना आपने डैश प्रोवाइड्स प्लांट विद हाइड्रोजन। देखो प्लांट्स को ना हाइड्रोजन भी चाहिए, प्लांट्स को हाइड्रोजन भी चाहिए, तो हाइड्रोजन प्लांट्स को मिलेगी कहां से? एटमॉस्फेरिक, अगर वो एटमॉस्फेयर से हाइड्रोजन ले तो बेनिफिट है उसे, कि वाटर से ले तब बेनिफिट है, मीथेन जो फर्टिलाइजर उसमें डाल रहे हो तुम, उससे जो हाइड्रोजन निकल रही है उससे दोगे तब बेनिफिट है, या फिर सनशाइन से हाइड्रोजन मिल रही है उससे बेनिफिट है। वाटर का फॉर्मूला पता है H2, मतलब कि हाइड्रोजन इसके पास है, तो जब वो सिंपल सॉइल से वाटर लेगा तो उसी से हाइड्रोजन भी ले लेगा, तो उससे ज्यादा बेनिफिट है। तो कहां से करेगा, क्या बोल रहे हैं कि सॉइल वाटर प्रोवाइड प्लांट विद हाइड्रोजन इन फोटोसिंथेसिस, सनलाइट डिराइव्ड हाइड्रोजन इज यूजफुल बिकॉज इट क्रिएटेड थ्रू फ्यूजन प्रोसेस, इनफ्लेमेबल एंड हार्मफुल टू प्लांट्स। देखो एटमॉस्फेरिक हाइड्रोजन इनफ्लेमेबल है और हार्मफुल रहेगी प्लांट्स के लिए, ठीक है। इसने बोला कि और फर्टिलाइजर वाली जो हाइड्रोजन लेगा वो भी, उसके भी कुछ एडवर्स इफेक्ट रहेंगे, फायदा बेशक देगी बट एडवर्स इफेक्ट रहेंगे। तो बट मोस्ट केसेस में तुम्हें इतना याद रखना है, वाटर अगर वो सॉइल से ले रहा है और उसके उसी में हाइड्रोजन तुम्हें पता है मॉलिक्यूल प्रेजेंट रहता है, वहीं से हाइड्रोजन ले लेगा, उसे ज्यादा बेनिफिट होगा। और यही होता है तुम्हारा टॉपिक आज का खत्म। अगर तुम चाहते हो कुछ चीजें और बढ़ना तो मैं तुम्हें ऐसे ही पढ़ा के भी कॉन्सेप्ट पूरे करवा सकता हूँ, अगर मत दिल करे तो। दिल है तुम्हारा, जो करना होगा ना वो पढ़ा दूंगा, जो तुम्हारा दिल करेगा। मेरे को कोई इशू नहीं है, ठीक है, मेरे को कोई इशू नहीं है, बस सब पढ़ा दूंगा, टेंशन मत लो। इतना रख रहे हैं आज की क्लास के लिए और यहीं पे क्लास खत्म कर रहे हैं। आई होप कि तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट ना समझ आया हो।